1 अपन मैथमेटिक्स का पोर्शन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है थोड़ा सा देखने में डरावना सा है। gxt एक फंक्शन दिया गया है जो कि x और t दोनों पे डिपेंडेंट है और हमारे पास एक स्मॉल gx इस तरीके का हमें दे रखा है। तो अब इसके लिए हमें कुछ ऑप्शंस के बारे में कमेंट करना है कि g0 प्लस g1 g0 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, इन सब के बारे में कमेंट करना है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि भाई इस डेफिनेशन को कैसे ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहली चीज ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाए कि g ऑफ 0, अगर मैं g ऑफ 0 की बात करूं, ठीक है, तो g ऑफ 0 में मेरे पास क्या आएगा, g ऑफ 0 लिखने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगी, ए ऑप्शन अभी डिस्कस कर रहा मैं सिर्फ। अच्छा क्वेश्चन है, 0 से 1 f ऑफ t g ऑफ 0t dt, ऐसा कुछ। तो अब भाई अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो मुझे ये तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब g ऑफ 0t ऊपर देखो, ठीक है, g ऑफ 0t की अगर मैं बात करूं तो ये कितना आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे t मेरा कहां से कहां तक वेरी कर रहा था, ठीक है, t मेरा वेरी कर रहा है 0 से 1 के बीच और x मैंने क्या लिया है, 0 लिया है। इसका मतलब मेरा जो t है वो बड़ा है ना x से। देखो फिर से ध्यान से देखो, t क्या दिया हुआ था, t यहां पे दिया हुआ है भाई dt 0 से 1, मतलब t की जो वेरिंग करने की कैपेसिटी है वो कहां से कहां तक है, 0 से 1 है, और x में क्या रख रहा हूं, 0 रख रहा हूं। तो इसका मतलब x में एक ऐसी क्वांटिटी रख रहा हूं जो t से कैसी थी, छोटी थी। तो अगर x t से छोटा है तो ये वाली डेफिनेशन लगेगी। इसका मतलब g ऑफ 0t की बात करें तो x की जगह पे मुझे क्या रखना चाहिए, 0। तो इसका मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि x हमारा कैसा था, t से छोटा था। तो इसलिए मेरे पास g0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब आगे बढ़ता हूं, g1 की बात करता हूं। g1 में अपने पास क्या आएगा, g1t इज इक्वल टू कितना होगा, तो g1t में हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू। अब देखो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ft g1t। अब मेरा t कैसा है, t मेरा वेरी कर रहा है 0 से लेकर के 1 के बीच और मैं x को कितना रख रहा हूं, 1। तो इसका मतलब t मेरा जो 0 से 1 था वो इस 1 से तो छोटा है ना। इसका मतलब इस बार मेरा x बड़ा है, t से x बड़ा है, मतलब ये वाली डेफिनेशन लगेगी। और ये वाली अगर डेफिनेशन लगेगी, x को तुम 1 रख रहे हो तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहां पे हमने कौन सी डेफिनेशन लगाई, t लेस देन x वाली। t कहां से कहां तक था, 0 से 1 के बीच था और x कितना था, 1 था। तो ये वाली वैल्यू भी कितनी हो गई, g1t चूंकि 0 हो गया तो इसलिए ये भी 0 आ गया। तो g0 प्लस g1 ये भी 0 हो गया। अपने पास a और b ऑप्शंस करेक्ट हो गए। अब d ऑप्शन पे जाते हैं। टी ऑप्शन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, g डबल डैश x तक पहुंचना है हमें। तो g डबल डैश x तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको ब्रेक करते हैं। gx को लिखा मैंने 0 से लेकर के, ठीक है, 0 से लेकर के हमें 1 तक जाना है और इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो 0 से x लिख लेता हूं और x से 1 लिख लेता हूं ताकि इसको मैं आसानी से यूज कर पाऊं। 0 से x ft g ऑफ xt प्लस x से t f ऑफ t g ऑफ xt dt। यहां भी dt है, समझ सकते हो। अब यहां पे अगर देखो t की लिमिट्स क्या है, 0 से x है, और यहां पे देखो, ठीक है, t की लिमिट्स 0 से x है। तो t मेरा कैसा है, x से छोटा हुआ ना, t मेरा x से छोटा हुआ। तो इसका मतलब t मेरा अगर x से छोटा है तो यहां पे मुझे क्या डेफिनेशन रखनी चाहिए, ये दूसरी वाली डेफिनेशन में क्या आएगा, 0 से x ft gxt की वैल्यू t इंटू x माइनस 1 प्लस x से t। अब यहां पे ft एज इट इज रखा। इस बार देखो t कहां से वेरी कर रहा है, x से लेकर के t के बीच वेरी कर रहा है। इसका मतलब t मेरा कैसा था, x से बड़ा था, और इसलिए मेरे पहले वाली डेफिनेशन लगाऊंगा x इंटू t माइनस 1 dt। ये मेरा gx आ गया। अब gx को डिफरेंशिएट करना है, तो gx को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो gx को अपन डिफरेंशिएट अगर करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, g डैश x, ठीक है, g डैश x इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पे देखो तुम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो पहले तो x माइनस 1 कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। पहले एक बार लिख लेते हैं, x माइनस 1, ठीक है, 0 से x t f t, ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म में देखें तो यहां पे x कांस्टेंट हो गया
x से t माइनस वन एफ टी, ठीक है, t माइनस वन एफ टी डी टी, ये हमारा gx का एक्सप्रेशन आ गया। अब इस gx के एक्सप्रेशन को हमें डिफरेंशिएट वगैरह करके देखना है। तो अब इसमें हम अपन देखें g डैश x की बात करें, g डैश x ये वाला पार्ट कैसे आएगा, तो अपन इसके लिए डिफरेंशिएट करेंगे इसको प्रोडक्ट रूल यूज करते हुए। तो x माइनस वन एज इट इज, और इधर क्या बचेगा x एफ एक्स, ठीक है, और प्लस क्या आएगा x माइनस वन का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, और एक टर्म मेरे पास बची रह जाएगी टी एफ टी, ठीक है। ये अभी तक तो इस टर्म का हमने डिफरेंशिएशन लिखा है। दूसरी टर्म पे जाते हैं। दूसरी टर्म में हमारे पास क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, और इधर आ गया x से t माइनस वन एफ टी, सही है, प्लस एक और टर्म लिखो। इस टर्म में क्या आएगा, x को एज इट इज रखा मैंने, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किया, तो मैं अलग से यहां पे लिख लेता हूं नीचे, प्लस आगे अपने पास क्या आ जा रहा है, x को मैं एज इट इज रख रहा हूं, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा फिर से वही न्यूटन लेबनीज रूल से, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा था, तो अब हमारे पास टर्म कितनी आनी चाहिए, यहां से हमारे पास आ जाएगा t का डिफरेंशिएशन, चूंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो t का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, तो वहां से 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, और बाकी बचा x माइनस वन एफ एक्स, ठीक है, ये हमारे पास टर्म हो गई, ठीक। तो ये मेरा g डैश x आया। अब g डैश x आ चुका है, अब देखो यहां से x माइनस वन एफ एक्स, और यहां पे हमारे पास टी एफ टी, तो अपन यहां देखें x माइनस वन इंटू एक्स एफ एक्स, और यहां पे भी x माइनस वन इंटू एक्स एफ एक्स, ये सब कैसे हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट, ठीक है। अब g डबल डैश x लिख लो, एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, कुछ खास दिक्कत नहीं। यहां पे क्या आएगा, x एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, और उसके अलावा अब हमारे पास क्या टर्म आएगी, यहां पे हमारे पास माइनस का आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और x माइनस वन एफ एक्स, सही है। तो g डबल डैश x की वैल्यू कितनी आ गई, एफ एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, A, B और D तीनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे। 2, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर 2,0 और रेडियस कितना है 1 है, ठीक है, तो रेडियस 1 मार्क कर लिया मैंने, और x इक्वल टू 3 वाली लाइन है, तो देख सकते हो 3 वाली लाइन इसको टच करके ही जाएगी क्योंकि रेडियस क्या था 1 था, तो 2,0 से इधर 1 यूनिट आओगे 3,0 आएगा। अब हमें कहा जा रहा है ओरिजिन से हम टेंजेंट्स खींच रहे हैं, ओरिजिन से अगर टेंजेंट्स खींचें तो अब देखो ये बीच का एंगल कितना है, ठीक है, हमें क्या चाहिए, ये ट्रायंगल का अगर मेरे पास एरिया आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। इस ट्रायंगल की हाइट पता ही है मुझे, कि ट्रायंगल की हाइट कितनी है 3 यूनिट्स है, अगर मेरे पास बेस आ जाए कि कितना है बेस, बस अपना काम बन गया। तो ये बीच की यूनिट कितनी है, बीच की डिस्टेंस 2 है, ये 1 है, यहां 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री अगर रहा तो ये 3 यूनिट्स, ठीक, 30 डिग्री ये बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम यूज करें तो ये बेस जो है 3 यूनिट्स है और ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा 3 tan 30, मतलब ये कितना आ गया 3,√3, और सिमिलरली नीचे कितना आ जाएगा 3,-√3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया की अगर हम बात करें, इसको मैं O बोल देता हूं, इसको सपोज P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, तो ट्रायंगल OPQ का एरिया कितना होगा, हाफ बेस कितना है 2√3, हाइट कितनी है 3, तो कितना हो गया 3√3। ये ट्रायंगल OPQ की एरिया आ गया। अब आगे क्या बचता है, अभी भी हमारे पास एक चीज बची हुई है, वो है बीच का ये सर्कल तो खैर आसान सी बात है, सर्कल का एरिया कितना आएगा पाई आएगा। तो हमें किस पोर्शन की बात की गई है, ये वाले पोर्शन की बात की गई है, ठीक है, तो इस पोर्शन का एरिया कितना हो गया, इस पोर्शन का एरिया हो गया 3√3 में से सर्कल घटा दो पाई, तो 3√3 माइनस पाई, और हमें इससे बड़े वाले या फिर इसके बराबर मार्क करने ऑप्शंस, सो इट विल बी B, C एंड D। नंबर 3 में हमारे पास f ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है 1 माइनस एक्स। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन में अपन ट्राई करते हैं कि और ज्यादा x की जगह पे एफ एक्स यूज करें, जिससे कि कंपोजिट फंक्शन का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको यूज कर लें, और जो कंपोजिट फंक्शन की टर्म्स हैं, नंबर ऑफ f जो यूज हुए हैं, जैसे यहाँ 2 बार f यूज हुआ है, वो रिड्यूस हो जाए, तो और ज्यादा हम x की जगह पे यहाँ पे एफ एक्स रखने का ट्राई करते हैं। तो x की जगह पे एफ एक्स रखो, क्या बनता है,
एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, x की जगह पे एफ एक्स रखा, तो यहां पे 1 माइनस एफ एक्स, तो ये कितना हो गया, ये चीज तो नोन थी ना हमें कि एफ ऑफ एफ एक्स कितना होता है 1 माइनस एक्स। अब देखो कंपोजिट फंक्शंस रिड्यूस हो गए, पहले यहां पे 2 एफ थे, यहां पे सिंगल एफ आया, इज इक्वल टू 1 माइनस एफ एक्स। तो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है j इज इक्वल टू 0 से 1 एफ एक्स, ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज 0 से 1 एफ 1 माइनस एक्स, दोनों को ऐड किया, ठीक है, तो 2j इज इक्वल टू 0 से 1 एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। अब देख सकते हो इन दोनों का सम कितना है, 1 है, सो j विल बी इक्वल टू 1/2। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी ऑप्शंस के लिए चेक करें, तो हाँ यहां तक अगर अपन देखें तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो चुका है, ए ऑप्शन भी यहां से मैं बोल सकता हूं कि ए ऑप्शन भी कैसा है, करेक्ट है, तो ए और बी ऑप्शंस करेक्ट है। सी ऑप्शन के बारे में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, डी ऑप्शन पे जाते हैं। डी ऑप्शन में हमें निकालना क्या है, इंटीग्रेशन ओवर, ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर, इसको मैं आई बोल देता हूं, 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन साइन प्लस कॉस का होल क्यूब dx, ठीक है। तो अगर मैं वो एफ एक्स और इसकी जगह पे वो जो 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी होती है उसको यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, दिस आई कैन बी रिटन एज 0 से π/4, ठीक है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब साइन एक्स, नीचे तो कोई टर्म पे चेंज नहीं आएगा, साइन प्लस कॉस का होल क्यूब है, अभी 2a माइनस एक्स अगर लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये प्रॉपर्टी 5 यूज कर रहे हैं अपन, तो यहां पे cos x डिवाइडेड बाई साइन प्लस कॉस का होल क्यूब, तो ये बन गया 0 से π/4 1 अपॉन साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर dx। क्या करना होगा, cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं, तो ऊपर बन जाएगा cos स्क्वायर से इनफैक्ट 0 से π/4 sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई tan x प्लस 1 का होल स्क्वायर। tan x प्लस 1 को इनफैक्ट t मान लो, या फिर tan x को ही t मान लिया, tan x को t माना तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 0, ये कितना हो गया 1, यहां आ गया dt और नीचे कितना आ गया t प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर लें, दिस आल्सो कम्स आउट एज हाफ, सो ऑप्शंस ए बी एंड डी आर करेक्ट। अब यहां पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्या कहा गया कि z1 जो है mod z इज इक्वल टू 1 इस पे लाई करता है, और z2 mod z इज इक्वल टू 2 पे लाई करता है, तो mod z इज इक्वल टू 1 मतलब एक सर्कल, mod z इज इक्वल टू 2 मतलब बड़ा वाला सर्कल, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, मैक्सिमम ऑफ 2z1 प्लस z2 का मॉड, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है 2z1 प्लस z2 को, अगर मैं खुद ही सबसे बड़ा टर्म ले लूं 2z1 प्लस z2, तो 2z1 प्लस z2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जब z1 ये 1,0 हो, मतलब ये वाला पॉइंट हो 1,0 z1 और z2 यहां हो 2,0, ठीक है, ये 1,0 और यहां पे 2,0, तो मैं बोल सकता हूं 2z1 प्लस z2 की वैल्यू 4 आ जाएगी, और उस समय मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ 2z1 प्लस z2 कैन बी रिटन एज 4। तो ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। बी ऑप्शन पे जाते हैं, बी ऑप्शन में क्या कहा गया है, मिनिमम ऑफ z1 माइनस z2, मतलब दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, जैसे ही हमें z1 माइनस z2 दिखा वैसे ही मुझे क्या समझ में आना चाहिए, डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो ये दोनों सर्कल्स में दो पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी आएगी, तो ऑफ कोर्स कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग ही होगा, मतलब 1 माइनस 2, मतलब कहीं से भी लो, कोई भी लाइन अगर इस तरीके की खींचते हो तो कॉमन नॉर्मल का काम करेगी, क्योंकि सेंटर दोनों का सेम ही है। तो अपन देख सकते हैं कि ये z1 माइनस z2 क्या आएगा, दोनों के रेडियस के बीच का डिफरेंस, तो दोनों के रेडियस के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो इसलिए हमारे पास बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, और सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन में हमारे पास है z2 प्लस 1 बाई z1, तो z2 प्लस 1 बाई z1 तो लेस देन होगा ना z2 प्लस मॉड ऑफ 1 बाई z1, और यहीं पे देखें कि 1 बाई z1 की वैल्यू अगर देखें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, और इसकी भी अपने पास कितनी आ जाएगी 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 3। तो इस तरीके से हमारे ए बी सी तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास fx एक पॉलिनोमियल की बात की गई है जो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और कहा गया है कि ये सेटिस्फाई करता है fr इज इक्वल टू 1 बाई आर को, तो ऑफ कोर्स ये तो पॉलिनोमियल होगा नहीं, एक पैटर्न इससे रिलेटेड डेवलप करते हैं अपन। पैटर्न में क्या आएगा, अपन मान लेते हैं इसको कि fx इज इक्वल टू 1, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि fx 1 बाई x है, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास fr इज इक्वल टू 1 बाई आर दिया है,
उसकी हेल्प से मैं एक पैटर्न बनाने का कोशिश करूंगा। पैटर्न कैसे बनाते हैं, एक फंक्शन सोचते हैं, ठीक है। तो चूंकि पॉलिनोमियल है भाई, यहाँ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे किए हो, वैसे तुमने ये क्वेश्चन भी किया हुआ है, बट अपन एक बार देख लेते हैं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर रहता तो क्या करते, तुम एक फंक्शन मानते fx माइनस एक्स स्क्वायर। fx खुद पॉलिनोमियल था, माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाता, पॉलिनोमियल हो जाता। फिर आगे तुम रिमाइंडर थ्योरम लगा देते कि इसके रूट्स क्या क्या हैं, ठीक है। अब यहां पे तुम fx माइनस वन बाई एक्स इस पॉलिनोमियल को तो ले नहीं सकते हो, तो fx माइनस वन बाई एक्स अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो पॉलिनोमियल कैसा मानूं मैं, मुझे मानना पड़ेगा x fx माइनस वन, ठीक है। मैं मानता हूं एक फंक्शन hx x fx माइनस वन, ठीक है। fx पॉलिनोमियल था, x से मल्टीप्लाई हुआ तो भी पॉलिनोमियल रहेगा, लेकिन बढ़ क्या जाएगा, fx खुद 4 डिग्री का था, तो hx कौन सी डिग्री का आ गया, 5th डिग्री का आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि इस 5th डिग्री पॉलिनोमियल के रूट्स क्या क्या हैं, तो देख सकते हो 5 ही रूट्स दिए भी गए हैं, x माइनस वन, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि भाई 1 रखने पे ये चीज 0 आती है, h1 0 है, h2 0 है, h5 0 है, तो ये सभी उसके रूट्स होंगे। ये हमारा hx फंक्शन हो गया। hx फंक्शन कहने के बाद मैंने क्या कहा कि भाई ये क्या था, x fx माइनस वन था। लीडिंग कोफिशिएंट अभी तक मैंने एडजस्ट नहीं किया है, तो इसलिए मैं ले लेता हूं उसको सपोज k, ठीक है। x fx माइनस वन इज इक्वल टू k टाइम्स इतना। अब आगे देखो, अब आगे मेरे पास ये जो f6 वगैरह फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, x की अब लेकिन मुझे k निकालना पड़ेगा। k निकालने के लिए मैं क्या करूं, k निकालने के लिए मुझे ऐसी कोई टर्म चाहिए जिससे कि इधर वाली टर्म भी नोन हो जाए और इधर वाली टर्म में जीरो भी ना क्रिएट हो। तो x को जीरो रख दो, x को जीरो रखा तो ये कितना हो गया, माइनस वन इज इक्वल टू k। अब देखो इधर कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, 5 फैक्टोरियल। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, कि यहां से बोल सकता हूं मैं 1/5 फैक्टोरियल। तो x fx माइनस वन इज इक्वल टू 1/5 फैक्टोरियल, x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, x माइनस फोर और x माइनस 5। ये हमारा x fx माइनस वन हो गया। अब हम f6 की बात करते हैं, f6 जो इसने कहा है, तो देख सकते हो x को 6 रखो, ठीक है, x को इसमें 6 रख दो, सिंपल सा। f6 की वैल्यू भी कितनी आ जा रही है, 1/6 आ जा रही है। तो f6 1/6 है। और अगर मैं देखूं f3, ठीक है, f3 भी अपना कितना था, सॉरी एक सेकेंड, x इक्वल टू आगे अपन अगर यहां पे 6 रखते हैं तो कितना आ रहा है, 6f6 माइनस वन, ठीक है। 6f6 माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/5 फैक्टोरियल। और इधर कितना रहा, 6 माइनस वन 5, ठीक है, 5 यहां पे कितना आ गया, 4 3 2 1, तो 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब f6 की वैल्यू भी कितनी है, 1/3 है। तो f6 1/3 है, f3 भी कितना था, 1/3 था। तो इसलिए 3 और 6 के बीच में पक्का कहीं ना कहीं अगर हम रोज थ्योरम लगाएं तो हम बोल सकते हैं कि भाई f3 1/3, f6 भी वही 1/3। तो इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन 0 आया होगा, डी ऑप्शन तो अपना करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब ए ऑप्शन अपना कैसा है, इनकरेक्ट है, क्योंकि f6 कितना आया है, 1/3 आया है। अब बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन में अच्छा f0 की बात देखो, तो f0 तुम यहां से समझ सकते हो कि f0 क्या आएगा, जो यहां पे x का कोफिशिएंट होगा, और x का कोफिशिएंट यहां पे नॉन जीरो है, तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन में क्या कहा गया है, fx इक्वल टू 0 हैज नो निगेटिव रूट। तो निगेटिव रूट रखने के लिए अपन क्या करते हैं, मान लिया मैंने कि x की जगह कुछ माइनस के रखा, देखता हूं कि बिहेवियर कैसा आता है। तो माइनस के रखने पे क्या होगा, k खुद कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, x मैंने निगेटिव लिया है, मतलब k कैसा लिया है मैंने, पॉजिटिव। तो यहां देखो माइनस के एफ के माइनस वन इज इक्वल टू 0। माइनस ये तो अपना कोफिशिएंट था। आगे बढ़े तो ये सभी क्वांटिटीज कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। तो अगर ये सभी क्वांटिटीज नेगेटिव हो गई तो कहीं से भी अब हमारे पास देख सकते हैं हम कि माइनस के एफ के, ठीक है, यहां से कहीं 0 बनता हुआ तो नहीं दिख रहा ना भाई, ये 1 इधर आ जाएगा और प्लस 1/5 फैक्टोरियल और ये 5 निगेटिव क्वांटिटीज, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे अब तुम देख सकते हो कि ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, ये अपने पास कुछ भी कभी भी ऐसा तो होगा नहीं कि यहां से 0 बन जाए। इसका मतलब कि k की वैल्यू कोई ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जहां से ये क्वांटिटी अपने पास 0 आ जाए। सो बी ऑप्शन भी करेक्ट है, fx इक्वल टू 0 हैज नो नेगेटिव रूट।
हमारे पास इलिप्स की एक इक्वेशन दे रखी है और एक पैराबोला की है और कहा गया है कि हमें कॉमन टेंजेंट निकालना है। तो बहुत सिंपल सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि इलिप्स के लिए अगर हम देखें, दोनों के लिए स्लोप फॉर्म में इनफैक्ट हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे और कंपेयर कर देंगे कोफिशिएंट्स। तो अगर मैं इलिप्स के लिए लिखूं स्लोप फॉर्म में तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना है मेरा 8 है, m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है 2 है। और पैराबोला के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। तो a कितना है यहां पे 1 और बाई m। कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, 1 बाई m इसके बराबर होना चाहिए, दैट मींस कि 1 बाई m स्क्वायर इज इक्वल टू 8m स्क्वायर प्लस 2। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, 8m रेज टू पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 8m रेज टू पावर 4 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स यहां से हो गए, एक फैक्टर हो गया तुम्हारे पास 4m स्क्वायर माइनस 1, दूसरा फैक्टर हो गया 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे तो कोई फायदा है नहीं, यहां से हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस हाफ आ गई। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो कॉमन टेंजेंट्स होंगे उनका स्लोप क्या होगा, या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस हाफ होगा। अब सिंपल सी बात है, यहां रख दो, इस ऑप्शन में रख दिया तो y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस, मान लो मैं पहले माइनस हाफ वाला स्लोप यूज करता हूं तो माइनस हाफ एक्स माइनस 2, और प्लस हाफ वाला यूज करता हूं तो प्लस हाफ एक्स और प्लस 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस ए और सी करेक्ट हो जाएंगे। अब यहां पे क्या है कि y के टर्म्स में अगर log वगैरह के सभी को क्लब करके देखें तो हमें पास दिया क्या है, वो क्या है कि y माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 log y माइनस 1 था, y माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई x, ठीक है, इज इक्वल टू x इंटू वाई माइनस 2। मतलब इसको ऐसा कर लो, y माइनस 2 इज इक्वल टू x, ये था। ठीक है, y की वैल्यू कैसी होगी, y की वैल्यू ऑफ कोर्स 2 से बड़ी ही होगी और x को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि y की वैल्यू 2 से बड़ी है और x मेरे पास कैसा है, पॉजिटिव है। इतनी बात तो ठीक है। अब डोमेन रेंज हमें निकालना है, तो डोमेन अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज तो यही हो गई ना भाई। देखो, जो सबसे पहला मेथड था रेंज निकालने का फंक्शन वाले चैप्टर में, वो क्या होता था, x को रिप्रेजेंट करो इन टर्म्स ऑफ y, x हो गया रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, इफेक्टिवली वो पहले ही दिया हुआ था x को इन टर्म्स ऑफ y। और अब आगे क्या करना था हमें, आगे हमें निकालना बस ये था कि y की वैल्यूज क्या रखी जा सकती हैं। तो ऑफ कोर्स ये तो हमने कन्वर्ट करके बनाया है ना, एक्चुअल तो ऐसा था कि y ग्रेटर देन 2 रखा जा सकता है। तो इसलिए अगर हम कहें कि रेंज क्या होगी तो रेंज हो जाएगी y ग्रेटर देन 2। अब x की बात कर रहे हैं, डोमेन की, तो अपन देखें कि जब y ग्रेटर देन 2 है तो x कौन सी वैल्यूज ले सकता है, यही है ना, x की पॉसिबल वैल्यूज, जबकि यहां पे y अपनी पॉसिबल वैल्यूज ले रहा हो, उसी को डोमेन बोलेंगे। तो जब y ग्रेटर देन 2 है, मतलब हमें इफेक्टिवली देखें तो इस फंक्शन की y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन y माइनस 2, इसकी रेंज निकालनी है। ठीक है, तो y ग्रेटर देन 2 था। अगर हम देखें, इसको मैंने ऐसे बोला कि इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, मान लेता हूं मैं ऐसे एक gx लेता हूं फंक्शन, चूंकि y में देखने की आदत नहीं है इसलिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो पहले तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो x हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, यही लिखा हुआ है ना ये। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, g डैश कितना आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं क्या कि ये वैल्यू 0 कब होगी, जब ये 0 होगा उस समय ये अपनी मिनिमम वैल्यू फॉर्म करेगा या मैक्सिमम वैल्यू फॉर्म करेगा, लोकल मिनिमा या मैक्सिमा क्रिएट होगी। कहां पे, x इक्वल टू 3 पे। ठीक है, और कहां पे हो सकता है, 3 के अलावा एक 1 पॉसिबल पॉइंट था, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान हो तो y की वैल्यू हम 2 से बड़ी ही रख रहे हैं, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि जब ये तो x मैंने y की जगह पे लिख दिया है, y इक्वल टू 3 होगा तब ये अपनी मतलब लोकल मिनिमा या मैक्सिमा बनाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट की पॉसिबिलिटी थी, क्या था वो पॉइंट, हो सकता था 1, लेकिन 1 यहां पे पॉसिबल नहीं है। तो अपन अगर देखें 2 से 3 के बीच बात करें और 3 से इंफिनिटी के बीच, तो g डैश की बात करें 2 से 3 में, ठीक है, 2 से 3 में अगर देखो तो 1 माइनस ये कैसा बन जाएगा, 2 से जस्ट आगे इंफिनिटी, मतलब 2 से 3 में फंक्शन कैसा है, डिक्रीज कर रहा है, और 3 से आगे अगर देखें तो 3 से इंफिनिटी में कैसा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। इसका मतलब कि इस फंक्शन gx की बात करूं तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे बनेगी, 3 पे।
2 पे होगा और इन्फिनिटी पे होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम g ऑफ इन्फिनिटी देखें तो ऑफकोर्स क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है। और g ऑफ 3 की बात करूं जो कि मिनिमम वैल्यू बनाएगा, g ऑफ 3, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 - 1 होल स्क्वायर, मतलब 4 डिवाइडेड बाई 1, मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 4। तो 4 से इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज आ गई। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गई, डोमेन हो गई हमारे पास 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये वैल्यूज किसकी थी, x की थी, तो ऑफ कोर्स x कहां से कहां तक गया, 4 से इन्फिनिटी तक गया। कंडीशन हमने इनिशियली क्या लगाई थी, y शुड बी ग्रेटर देन 2, तो इस तरीके से हमारा डोमेन हो गया 4 से इन्फिनिटी, है ना। 4 अपना क्लोज रहेगा क्योंकि 3 एक्चुअली पॉसिबल है और y की वैल्यू 2 हो नहीं सकती है, तो रेंज हो जाएगी ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 4 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, एक तरीके से कहो चारों ऑप्शंस 4 अलग अलग क्वेश्चंस हैं और कहा जा रहा है कि कौन से करेक्ट है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करें तो इसमें कहा गया है कि एक मिनिमम ऑफ दीज टू फंक्शंस, उसके लिए नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपल से यही है, ए ऑप्शन की बात करें तो यहां पे हमें ग्राफ बनाना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x का ग्राफ क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x में हमारे पास कुछ इस तरीके का आता। ठीक है, अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन की बात कर रहा हूं क्योंकि मॉड ऑफ x का यूज करना है, तो इधर भी मैं सेम चीज ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पे हमारे पास 5,0 होगा, यहां पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो यहां पे अपने पास 0,0 और ये अपना माइनस 5,0। ये सारे पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए और ये ग्राफ हो गया अपना मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड ऑफ x का। और बाकी 1 की बात करें तो 1 अपना इस तरीके का होगा। अब मिनिमम हमें निकालना है, मिनिमम मतलब नीचे नीचे वाला पोर्शन हमें हर जगह मार्क करना है। तो नीचे नीचे वाला पोर्शन अगर हम मार्क करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इधर ये वाला पोर्शन नीचे है, ठीक है, ये वाला पोर्शन कह लो, फिर उसके बाद ये पोर्शन है, ठीक है, फिर ये पोर्शन ऐसा, ठीक है, और फिर इस तरीके का, ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। अब इसमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट्स देखें तो कितने आएंगे, एक पॉइंट यहां, 4 पॉइंट, एक किंक यहां पे है, सेकंड पॉइंट, और एक यहां पे थर्ड पॉइंट, तो ओवरऑल 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन में हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x माइनस साइन एक्स बाई एक्स, इनफैक्ट यही दिया हुआ है tan x माइनस साइन एक्स बाई एक्स। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अंडर रूट tan x माइनस साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है बात। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास tan x जो होगा वो तो कैसा आएगा, tan x हमारे पास बड़ा ही आएगा sin x के कंपैरिजन में। ठीक है, 0 के आगे अगर देखें तो tan x माइनस साइन एक्स बाई एक्स, ये क्वांटिटी मैं ओवरऑल कह सकता हूं कि कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। तो अगर ये पॉजिटिव रहने वाली है ओवरऑल tan x माइनस साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है, निगेटिव साइड में भी देखो तो ये भी निगेटिव है, ऊपर भी निगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास फिर से पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। इसका मतलब कि ये लिमिट एग्जिस्ट, मतलब पहले तो फंक्शन डिफाइंड हो गया। अब आगे देखें कि लिमिट आएगी कितनी, तो tan x माइनस साइन एक्स का अगर तुम्हें ध्यान हो तो tan x माइनस साइन एक्स जब हम एक्सपेंशन वगैरह यूज करते थे, या फिर एक्सपेंशन करने की भी जरूरत नहीं है, इनफैक्ट दोनों पे अलग अलग मैं डिस्ट्रीब्यूट अगर कर दूं, tan x बाई एक्स 1 बनाया, sin x बाई एक्स 1 बनाया, तो ऑफ कोर्स ये वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करती है। सी ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन में अब tan इनवर्स और sin इनवर्स है। अब अगर tan sin से बड़ा है तो tan इनवर्स कैसा होगा, छोटा हो जाएगा ना sin इनवर्स से। हम रेसिप्रोकल नहीं बात कर रहे हैं, tan इनवर्स कोई रेसिप्रोकल नहीं है। इनवर्स फंक्शन का ग्राफ अगर कंपेयर करो तो अगर भाई tan का इमेज लोगे y इक्वल टू x में, sin का इमेज लोगे y इक्वल टू x में, ठीक है, तो कौन सा ऊपर आएगा, जो इधर नीचे रहा हो, sin नीचे रहता था, tan ऊपर था। ठीक है, तो अपन बोले एक तरीके से कि हमारे पास tan इनवर्स की जो वैल्यू होगी, ठीक है, tan इनवर्स की जो वैल्यू होगी और sin इनवर्स की जो वैल्यू होगी, यहां पे हम बोल रहे थे क्या कि tan बड़ा होगा sin छोटा होगा, तो अब tan इनवर्स छोटा होगा sin इनवर्स बड़ा होगा, इसलिए अब हमारे पास क्वांटिटी कैसी आएगी, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो गया, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन की बात करें तो इस तरीके से हमारे ए, बी और सी तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं अभी तक। डी ऑप्शन की बात करें तो रेंज निकालनी है हमें, रेंज निकालनी है तो ऑफकोर्स सबसे पहले हम अंदर वाले फंक्शन पे फोकस करें, e बाई एक्स, ठीक है, e बाई एक्स प्लस x बाई 4e क्यूब, ठीक है, इतनी बात।
अब तुम देख सकते हो डोमेन इसकी कैसी रही होगी, x की वैल्यूज हम कैसी ले सकते हैं, x की वैल्यूज ऑफ कोर्स कैसी रखनी पड़ेंगी, हमें पॉजिटिव रखनी पड़ेंगी। अब यहां पे अगर हम देखें, क्योंकि निगेटिव रखोगे दोनों निगेटिव हो गए, वो कोई अपने काम का है ही नहीं। तो अब हम इनमें अगर हम AMGM देख लेते हैं डायरेक्टली, सिंपल सा है, बाई 2 किया ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2e, इतना हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि ये क्वांटिटी e बाई एक्स प्लस एक्स बाई 4e क्यूब, ये कैसा होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/e हो जाएगा। और इस तरीके से अपन कहें कि अब देखो यहां पे log e रेज टू पावर -1/9, ठीक है। आर्गुमेंट में क्या है, आर्गुमेंट में ऐसी सारी चीजें हैं जो कि e रेज टू पावर -1 से बड़ी हैं। तो इसका मतलब यहां से जो क्वांटिटी आएगी वो कैसी आएगी, वो ओवरऑल क्वांटिटी कैसी होगी 9 से छोटी बनेगी। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि यहां पे हमारे पास 0, 1, 2 और 3 ये चारों यहां से आउटकम्स पॉसिबल हैं। सो अपना A, B, C और D चारों ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से है नंबर ऑफ 6 डिजिट नेचुरल नंबर्स सच दैट सम ऑफ डिजिट्स इज 10 एंड ईच ऑफ द डिजिट्स 0, 1, 2, 3 अगर्स एट लीस्ट वंस इन देम। तो अगर 0, 1, 2, 3 को एक एक बार यूज ही करना है तो इन्हीं से देखते हैं पहले कितना सम बन गया। तो 0, 1, 2 और 3 ये तो खुद ही कितने हो गए 6 हो गए ना। तो बाकी अब हमारे पास हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना था 6 डिजिट का। तो 2 प्लेसेस है और उन 2 प्लेसेस का सम कितना होना चाहिए भाई 6 यहीं से हो गया। टोटल 10 करने के लिए ये जो 2 प्लेसेस हैं, ठीक है, मान लो इसको मैं x बोलता हूं, इसको मैं y बोलता हूं, तो इनका सम कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो 2 नंबर्स का सम 4 आए इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसा हो सकता है कि भाई मैं 0 और 4 यूज करूंगा। क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, 0, 4 यूज कर लूं, 1, 3 यूज कर लूं, 2, 2 यूज कर लूं, यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए देखता हूं मैं क्या क्या केसेस बन सकते हैं। तो एक तो ये केस हो गया कि भाई 0, 1, 2, 3 तो मुझे यूज करना ही था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मैं 0, 4 यूज कर रहा हूं, ठीक है। एक ये सिचुएशन बन गई। और क्या बन गया 0, 1, 2, 3, ठीक है, और साथ में 1 और 3 को यूज कर रहा हूं। और एक सिचुएशन बन गई 0, 1, 2, 3 और साथ में 2 और 2 को यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखता हूं इससे कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो अब देखो 0, 1, 2, 3, 4 इस वाले केस में अगर हम देखें तो 6 प्लेसेस भरने के कितने तरीके होंगे भाई। पहले प्लेस पे तुम 0 तो भर नहीं सकते हो, पहले प्लेस पे तुम 1, 2, 3, 4 में से ही कुछ डालोगे। तो अब यहां पे अपने पास यही ऑप्शंस थे और तो कोई ऑप्शंस है नहीं। यहां पे अपने पास कितने तरीके हो गए 1, 2, 3, 4 4 तरीके हो गए पहले प्लेस को भरने के, और आगे 5 प्लेसेस हैं, ठीक है। 5 प्लेसेस में मुझे क्या यूज करना है 2 जीरोस यूज करने हैं, और बाकी जो चीजें हैं वो तो एक एक बार ही आएंगी ना भाई। मान लो यहां पे मैंने 4 रख दिया, तो 1, 2, 3 और 2 जीरोस, इससे कितने हम नंबर्स बना सकते हैं, 5 प्लेसेस को कैसे फिल कर सकते हैं। तो 4 पहले प्लेस को भरने का तरीका, बाकी 5 प्लेसेस के लिए 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो यहां पे हमारे पास कितना हो गया 4 into 60, ये अपने पास 240 वेज हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे तो और कोई ऑप्शन बचा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, इस वाले तरीके में अगर देखें तो हमारे पास पहले प्लेस पे मेरे पास क्या ऑप्शन हो सकता है कि भाई यहां पे ध्यान दो, तो यहां पे हमारा 1 एक ही 2 बार है, 3 2 बार है, 2 एक ही बार है, ठीक है। तो पहले प्लेस को मैं भरूं, मान लो, ठीक है, ये मेरे 6 प्लेसेस हैं, ठीक है। पहले प्लेस पे सबसे पहले मैंने मान लिया कि पहले प्लेस को मैंने भर दिया, वहां पे डाल दिया मैंने 2, ठीक है। तो आगे के 5 प्लेसेस, मतलब पहले प्लेस पे मैंने 2 को फिक्स कर दिया, 2 वेज नहीं है, 2 नंबर यहां पे रख दिया। तो अब मेरे पास यहां पे कितने 5 प्लेसेस बचे जिनमें 3 3 1 1, तो मतलब कितने तरीके हो गए 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 120 डिवाइडेड बाई 4 ये कितने हो गए 30 तरीके आ गए। फिर आगे मैं कहता हूं कि मैंने इस प्लेस पे 2 की जगह पे इस बार 1 रख दिया, ठीक है, फिर से 5 प्लेसेस। लेकिन अब मेरे पास क्या है, इन 5 प्लेसेस में क्या भरूंगा, एक 0 भरूंगा, 2 3 भरूंगा और एक 2 भरूंगा, ठीक है। 2 3, ठीक है, एक 2 और उसके अलावा 0। इनको मैं यहां पे मैंने 1 को यूज कर लिया और एक 1 भी बचा हुआ है। तो अब देखो 5 फैक्टोरियल, अब यहां पे रिपीट किसको कराना है, रिपीट यहां पे सिर्फ इन 5 प्लेसेस में रिपीट तो सिर्फ 3 होगा ना, तो बाई
2 फैक्टोरियल। यहां पे 1 भी रिपीट हो रहा था, 3 भी रिपीट हो रहा था, यहां पे 1 एक पहले ही यूज हो गया, तो इन 5 प्लेसेस में 1 तो रिपीट होगा नहीं, 1 तो एक ही बार यूज होगा, तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 3 को भी मैं फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दूं तो जैसा 1 है वैसा ही 3 है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो यहां पे भी कितने वेज आ जाएंगे 60 वेज आ जाएंगे। तो 240 प्लस 30 270 और प्लस 120 390 तक अपन पहुंच चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इस तरीके में आते हैं। अब यहां पे अगर मैंने यहां पे मान लो जैसे पहले प्लेस की बात करें, फिर से वही 6 प्लेसेस बनाए, ठीक है। 6 प्लेसेस में से पहले प्लेस पे अगर मैं मान लो जैसे 2 यहां पे 3 बार रखा गया है, तो मैं कहता हूं कि मैंने यहां पे पहले प्लेस पे मान लो मैंने 1 रख दिया, ठीक है, 1 को पहले प्लेस पे फिक्स किया। तो यहां पे कितने तरीके होंगे, 5 प्लेसेस जो मैं भरने वाला हूं उसमें रिपीटिशन कैसा आने वाला है। मुझे इन 5 प्लेसेस में क्या चाहिए, 0 चाहिए, 3 चाहिए और 2 चाहिए, कितनी बार 3 बार चाहिए। तो 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब कितना हो गया 20। अब आगे बढ़ो, 1 के बाद अगर मैं मान लो इस प्लेस पे 1 के अलावा 3 भी यूज करता पहले प्लेस पे, ठीक है, तो भी कितने तरीके होते हैं 20 तरीके आते हैं, तो ये 40 और हो गए। अब और भी अपन मान लो यहां पे 2 यूज कर लेते हैं एक बार, ठीक है, पहले प्लेस पे 2 मैंने डाल दिया। अब इन 5 प्लेसेस को अरेंज करता हूं, तो इन 5 प्लेसेस में देखो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब यहां पे 2 यूज हो चुका है, मेरे पास क्या है 0 है, 1 है, 3 है और 2 बार 2 है, ठीक है, एक 2 यहां पे चला गया, 2 ही बार 2 इधर यूज होगा, तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 60। तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 60, तो 20 20 40 40 60 100 100 और यहां से कितने आ गए अपने पास 120, तो 220 प्लस 30 250 प्लस 240, टोटल कितने हो गए 490। 490 का मतलब हुआ कि अपना ऑप्शन सी और डी करेक्ट होगा। 10 अगर देखें तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 mx प्लस 1 और एक कर्व, ठीक है, ये 3 इक्वेशंस हमें दी गई हैं और इनसे हमें एक सर्कल फॉर्म करना है। इस तरीके के m की वैल्यूज चाहिए। क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, पहला तो ऐसा हो सकता है कि भाई इफेक्टिवली, ठीक है, अपने को कायदे से क्या होगा कि 4 पॉइंट्स मिलेंगे, 2 पॉइंट्स इन दोनों के इंटरसेक्शन से, 2 पॉइंट्स इन दोनों के इंटरसेक्शन से। तो एक केस ऐसा हो सकता है कि भाई 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिले और चारों पॉइंट्स कैसे हैं कॉन्साइक्लिक हैं। ऐसे केस को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, अपन ऐसा बोल दें कि अगर मान लो कि हमारे पास एक कर्व था, ठीक है, और एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थी, ऐसा ही कुछ है, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये चारों अगर हमारे पास कॉन्साइक्लिक है, तो अपन कह सकते हैं कि अगर मैं इसको S बोलूं पहले कर्व को, दूसरे कर्व को S2 बोलूं, ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड, तो S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0, दिस शुड रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लेमडा। कह सकते हैं S1 और S2 के, S2 क्या है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, S1 क्या है ये पैराबोला है, तो S1 और S2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उनको कॉन्साइक्लिक होना है, तो S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू 0 शुड रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लेमडा। तो S1 की बात करें, S1 कितना है x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1, ठीक है, साथ में मैंने लिख लिया लेमडा। इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन अगर मैं निकालूं तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है, एक बार तो मैं पहले तो कैलकुलेशन नहीं कर रहा, कैलकुलेशन करने की जगह पे मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं उस चीज को। कितना आ रहा है 3mx स्क्वायर माइनस 3 और साथ में आ जा रहा है प्लस m, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और प्लस साथ में x का कोफिशिएंट है 3 प्लस 4m, ठीक है, ये पोर्शन हटाया, x के साथ 3 प्लस 4m, ठीक है, और y का कोफिशिएंट आ रहा है -5 प्लस 4। ये हमारी कंबाइंड इक्वेशन आ रही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की, और प्लस साथ में क्या करना पड़ेगा लेमडा इंटू ये, ठीक है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, इन दोनों के कंबाइंड इक्वेशन को S1 बोला, इसको S2 बोला, S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू 0 शुड रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लेमडा की कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि अपना काम सॉल्व हो जाए, ये सर्कल की इक्वेशन रिप्रेजेंट हो जाए। तो सर्कल की इक्वेशन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि भाई एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 0, तो इसका मतलब सबसे पहले तो 3 प्लस m को 0 करना पड़ेगा। मतलब ऐसी सिचुएशन कब आएगी जब m इज इक्वल टू -3 हो। m इक्वल टू -3 अगर देखो साथ में एक और कंडीशन होती है कि भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3m प्लस लेमडा, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1, ठीक है, ये अपने पास आ रहा है। तो ऑफ कोर्स m की वैल्यू जब -3 रखेंगे तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। तो हमारे पास अगर सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो तो m इक्वल टू -3 लेमडा इज इक्वल टू 10 इस सिचुएशन में आ जाएगी। तो एक तो ये पॉसिबल हो गया m इक्वल टू -3। अब अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ये 4 पॉइंट्स में से कोई 2 कोइंसाइड कर जाए, बात समझ रहे हो, इसको सॉल्व किया, ठीक है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 S2 L2 S2, इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनमें कोई 2 कॉमन हो जाए, तो अगर 2 कॉमन हो जाएंगे तब भी तो हमारे पास 3 पॉइंट ही आएंगे, और 3 पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं है तो ऑफ कोर्स एक सर्कल तो हमेशा बनेगा ही बनेगा। तो अपन y इक्वल टू 3x प्लस 4 और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, किसका किसका, L1 पहली वाली लाइन और गिवन पैराबोला का। तो इन दोनों का अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जा रहा है, ये अपने को मिल जा रहा है -1, 1 एंड 3, 13, ये मिल जा रहा है L1 और S2 से। L2 और S2 से निकालें, ठीक है, तो वो भी कोई कठिन काम है नहीं, y की जगह mx प्लस 1 रख देना है। उससे हमारे पास पॉइंट की इक्वेशन क्या मतलब पॉइंट की वैल्यूज क्या मिल रही है, एक आ रहा है 0, 1 और एक आ रहा है m-1, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, ठीक है। अब अगर देखो 3, 13 और ये दोनों सेम हो जाए तो एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है ना कि भाई m-1 इसके बराबर हो जाए, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट आपस में बराबर हो जाए। तो अगर देखो कब ऐसा हो सकता है, जब m की वैल्यू अपन 0 रखें, अगर m की वैल्यू 0 रखें तो देख सकते हो -1 और ये कितना हो जाएगा 1। तो एक सिचुएशन ये हो गई ना कि m इक्वल टू 0 रखा, जब m इक्वल टू 0 रखा तो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये एक पॉइंट, ये तो रिपीट हो गया ना पहला और आखिरी। तो इसका मतलब कि एक m इक्वल टू 0 से भी हमारे 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, और इसका मतलब यहां से भी एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। और क्या सिचुएशन हो सकती है, ये वाला जो m-1 है ये 3, 13 से मैच कराएं, तो m को अगर 4 रखते हो तो x कोऑर्डिनेट मैच कर गया, और 4 रखने पे y कोऑर्डिनेट भी मैच कर जा रहा है, इसका मतलब 4 भी इसका सोल्यूशन होगा। फिर तीसरी बात करते हैं, तीसरे वाले कोऑर्डिनेट से मैच कराते हैं, तो अगर m को 1 रखा तो ये 0, यहां पे 1 रखा तो 1, तो इसका मतलब 0, 4, 1, ये तीनों वैल्यूज भी ऐसी होंगी जिसके लिए हमारे पास सर्कल बन जाएगा, एक -3 होगा, टोटल हमारे पास m की ऐसी कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, 4। अब हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन दी गई है और हमें कहा गया है कि उस ऐसे क्यूबिक इक्वेशन की बात करनी है जिसके रूट्स इस गिवन क्यूबिक के रूट्स के स्क्वायर हो। तो अगर इसके रूट्स अल्फा, बीटा और गामा हैं तो जो हमारे नई क्यूबिक होगी उसके क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कह दिया, उसने कहा कि जब अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर को यूज करके भी हम अगर इक्वेशन बनाते हैं तो सेम ही यही चीज फिर से क्रिएट हो जाती है। तो अब हमें ए बी पे कमेंट करना है कि ये किस तरीके के होंगे। तो अब देखो, सबसे पहले मैं कहता हूं कि इसमें मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। मुझे दिया गया है कि भाई अल्फा, बीटा इंटू गामा, सबसे पहली चीज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, यहां पे 1 है। अल्फा, बीटा और गामा का सम कितना है, समेशन ओवर अल्फा कहूं तो दिस विल बी ए, और पेयर वाइज प्रोडक्ट्स दैट विल बी बी। अब इनकी हेल्प से जब मैं अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, इनसे अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो कुछ अलग एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि वो दोनों चीजें सेम है, जो ये है हमारे पास गिवन क्यूबिक और जो हमारा नया वाला इक्वेशन जनरेट होता है वो दोनों सेम है। तो अगर मैं कहूं नए वाले इक्वेशन में जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर होने वाले हैं, उनमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। चलो ये दोनों तो आइडेंटिकल ऐसे ही है। फिर आगे बढ़ते हैं, समेशन ओवर अल्फा स्क्वायर, इसकी बात करें तो समेशन ओवर अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स समेशन ओवर अल्फा बीटा, सो इट इज ए स्क्वायर माइनस 2b। अब आगे बढ़ते हैं, पेयर वाइज प्रोडक्ट्स और चाहिए, तो पेयर वाइज प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हुआ, अपन बात कर रहे हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर की। ये कितना आएगा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस कितना होगा 2 अल्फा बीटा गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अब देखो ये कितना हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, और ये कितना था, ए था, तो बी स्क्वायर माइनस 2a। तो
तो अब यहां से देख सकते हो कि हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर तो चलो आइडेंटिकल आया ही, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए थे। अगर दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए थे, हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखते हैं, यहां पे हमारे पास सम ऑफ रूट्स इधर आता था पहले a, अब आना चाहिए था a स्क्वायर माइनस 2b, लेकिन आइडेंटिकल है तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो एक इक्वेशन बन गई a स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू a, और दूसरी इक्वेशन पेयर वाइज प्रोडक्ट पहले b था, अब कितना आया b स्क्वायर माइनस 2a, तो ये भी दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू b, a स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल टू a। तो अब यहां से हमें ab पे कमेंट करना है, तो ऑफ कोर्स दो इक्वेशंस है, दो अननोन्स हैं, हम पहले एक मतलब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करें तो देखो क्या बन रहा है। अगर मैं यहां से कहूं कि b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू हो गई मेरे पास a स्क्वायर माइनस a बाई 2, ठीक है, और इसको मैं यहां पे सपोज सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो अब मेरे पास यहां से कितना आ जा रहा है, a स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस 2a इज इक्वल टू b, b इज a स्क्वायर माइनस a बाई 2। ठीक है, तो अब यहां से मेरे पास इसको सिंप्लीफाई करके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो क्या है, a माइनस 0, a माइनस 3 और a स्क्वायर प्लस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फैक्टर्स यहां से बन जा रहे हैं। इसका मतलब a के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, 0, 3, या फिर अब चूंकि उसने ऐसा तो कहा नहीं कि a हमारा इमेजिनरी नहीं हो सकता है, तो यहां से ऑल्दो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं बट वो एक पॉसिबिलिटी है। अब a इक्वल टू 0 लिया, तो अगर a को मैं 0 रखता हूं तो b भी कितना हो गया 0, a को 3 रखता हूं तो b भी कितना हो गया 3, और फिर हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस a प्लस 2 के अकॉर्डिंग भी हमारे पास कुछ b की वैल्यूज आएंगी। तो अब मेरे पास b ऑप्शन करेक्ट हो गया, c ऑप्शन करेक्ट हो गया, और फिर हम इसके लिए भी देखें तो जैसा a में बना है वैसा ही एक्सप्रेशन तो b में बनेगा ना, दोनों में कोई खास डिफरेंस तो है नहीं। तो इसका मतलब कि a, b और d ये तीनों ऑप्शंस, सॉरी अपने पास b, c और d ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे। 12 अगर देखें तो ये abc कहा गया है AP में है, तो अगर abc AP में है तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि अगर AP का कॉमन डिफरेंस d है तो हम a को लिख लेते हैं b माइनस डी और c को मान लेते हैं b प्लस डी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला मैंने कि a इज b माइनस डी एंड c इज b प्लस डी, ऐसा कुछ। ठीक है, d मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, कोई भी एक साइन मान लो। ठीक है, अब फिर आगे क्या कहा गया कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर HP में है, तो अगर वो HP में है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। b स्क्वायर को एज इट इज रहने दो। वैसे ये d मैंने क्यों लिया था, ताकि मैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिड्यूस कर सकूं। हर जगह मेरे पास सिर्फ दो टर्म्स दिखे हैं b और d की, a और c अपने खत्म हो जाए, सिर्फ b और d दिख रहे हैं। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर को b माइनस डी और यहां c मतलब b प्लस डी, तो ये b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाई b माइनस डी होल स्क्वायर प्लस b प्लस डी होल स्क्वायर, ये टर्म बन जाएगी अपनी। अब यहां से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 टाइम्स, ठीक है, b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको एज इट इज रहने दिया, डिवाइडेड बाई नीचे से क्या आएगा 2 टाइम्स b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे b स्क्वायर है, 2 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, b4 प्लस b स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर करोगे तो b4 बनेगा, एक d4 बनेगा माइनस 2b स्क्वायर डी स्क्वायर, तो b4 कैंसिल आउट हो गया, अपने पास क्या आ गया 3b स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। दैट मीन्स कि d को मैं कह सकता हूं कितना होगा √3b प्लस माइनस √3b, कोई भी एक साइन ले लेता हूं मैं, प्लस √3b ही ले लिया मैंने। तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी b इंटू 1 माइनस √3 हो जाएगी, c कितना हो जाएगा b इंटू 1 प्लस √3 हो जाएगा। तो अब इस तरीके से देखो a b और c तीनों ही b के टर्म्स में एक तरीके से आ गए हैं हमारे पास। तो ac का अगर प्रोडक्ट करें तो ac कितना आ रहा है, देखो -2b स्क्वायर, इसका मतलब वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, a ऑप्शन करेक्ट हो गया, b ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, a और c का मल्टीप्लीकेशन b स्क्वायर तो नहीं आ रहा। फिर आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन में देखो यहां से वही चीज हमने अभी बनाई थी कि भाई a इंटू सी कितना होगा -2b स्क्वायर होगा। सो दिस वे ऑप्शंस ए एंड डी आर करेक्ट।
हमारे पास 13 जो दिया हुआ है इसमें देखें अगर, तो ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा कहा गया है। तो हमें एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर करस्पॉन्डिंगली हमें पैरेलल लाइंस निकाल करके उनके बीच का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो अब अगर अपन पैरेलल लाइंस के लिए देखें या फिर कोई भी गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, इज इक्वल टू कितना होता है, a बाई बी, और सम ऑफ रूट्स कितना होता है, -2h बाई बी। तो m1 प्लस m2, ठीक है, -2h बाई बी की बात करें तो यहां पे कितना होगा, -4 अपॉन a, और m1 इंटू m2 की बात करें तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई a, ठीक है इतना। तो अब हमें ये पता है कि भाई दोनों लाइंस कैसी हैं, आपस में पैरेलल है, इसका मतलब दोनों का स्लोप आपस में कितना होगा, बराबर होगा। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि m1 या m2 दोनों ही स्मॉल m मान लेता हूं मैं, तो ये कितना हो गया, m इज इक्वल टू -2 बाई a, ठीक है। और -2 बाई a को जब मैं यहां रखूंगा तो मेरा दोनों का प्रोडक्ट एक तरीके से 1 बाई a के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो m1 भी -2 बाई a है, m2 भी -2 बाई a है, इज इक्वल टू 1 बाई a। इस तरीके से कह सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। तो a हमारे पास 4 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बेसिस पे a को 4 रख करके हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy। तो अब इन्हीं तीनों टर्म्स को देख के पता चल गया कि हमारे पास जो टर्म होगी वो किस तरीके की होगी। देखो ये x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, तो हमारे जो पैरेलल लाइंस होंगे वो कैसे होंगे, x प्लस 2y प्लस c1 और इंटू x प्लस 2y प्लस c2, इसी तरीके के होंगे जिनका कंबाइंड इक्वेशन दिया गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे 2b प्लस 1 है इंटू x प्लस 30y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो अगर यहां पे x प्लस 2y का होल स्क्वायर बन रहा है तो यहां पे भी x प्लस 2y बनना चाहिए, ठीक है। तो सेम चीज यहां पे x प्लस 2y का होल स्क्वायर अगर यहां बनाना है, यहां पे x प्लस 2y बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, 30 है तो यहां 15 होना चाहिए, दैट मींस b को कितना होना चाहिए, 7। तो हमारे पास अगर मैं b को 7 लेता हूं तो 15 कॉमन, x प्लस 2y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो t स्क्वायर प्लस 15 t प्लस 50 इज इक्वल टू 0, और मेरे पास x प्लस 2y प्लस 10 एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर हो गया x प्लस 2y प्लस 5, ठीक है। अब डिफरेंस मतलब बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो 10 माइनस 5, ठीक है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज √5। तो A देख सकते हो 4 आ चुका है अपना, B अपना 7 आ चुका है, और C भी अपना करेक्ट ऑप्शन है। तो A B C तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। अगर देखें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें मल्टीपल कंसेप्ट एक तरीके से यूज हो जा रहे हैं। अब देखो सबसे पहले इसमें देखें हम कि हमें दिया गया वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कितना है, 1/6। तो अगर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का मैं एक्सप्रेशन सोचना चाहूं कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता क्या है, तो जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, 1/3 बेस एरिया इंटू, ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक। और ये कितना होना है, 1/6। तो अपन कैसे निकालते थे इसको, अपन बोलते थे कि 1/3 आएगा, ठीक है। बेस एरिया की बात करूं तो दैट इज इस ट्रायंगल का एरिया हाफ, चूंकि ये वाला एंगल नोन है तो मैं इस एंगल को यूज करते हुए इसका एरिया लिखने का ट्राई करता हूं। तो अगर मैं इसका एरिया लिखना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, AC BC sin 45, AC BC sin 45 और इंटू, अब H की बात करें तो ध्यान देना H AD नहीं है, ठीक है, AD का जो प्रोजेक्शन होगा वही आएगा अपने पास। तो हाइट अपन ने मान लो कह दिया कि इसको AD cos थीटा, ऐसा कुछ, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 1/6 है। तो इस तरीके से अपने पास अगर देखें 1/6 और 1/6 कैंसिल आउट, अपने पास बचा AC BC और AD, ठीक है, और डिवाइडेड बाई √2, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/6। तो अगर मैं cos थीटा को यहां से हटा देता हूं तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी ना भाई। cos थीटा तो 1 से छोटी क्वांटिटी होगा, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल इस वैल्यू को रिड्यूस ही करेगा। ये वाली चीज 1/6 से बड़ी होगी तभी मल्टीप्लीकेशन cos थीटा से होने के बाद भी ये कितनी आ रही है, 1/6 आ रही है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मैं इस cos थीटा को हटा दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है।
कि AC BC AD डिवाइडेड बाई √2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऐसा बोल सकता हूं। ठीक है, 1/6 और 1/6 कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब आगे इंफॉर्मेशन अब देखो क्या दी गई है, इन्हीं टर्म से रिलेटेड दी गई है हमारे पास, AD प्लस BC प्लस AC बाई √2। देखो AD प्लस BC प्लस AC बाई √2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, AMGM अप्लाई कर रहे हैं अपन, तो यहां पे कितना आएगा, विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट AD BC AC डिवाइडेड बाई √2 रेज टू पावर 1/3। ठीक है, इसको मैंने अभी यहां पे छोड़ दिया, फिर आगे की इंफॉर्मेशन मैं यूज कर रहा हूं। तो ये 3 था, बाई 3 1 हो गया, 1 और √2, तो अपन बोल सकते हैं कि AD BC AC विल बी बाई √2 इनफैक्ट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1। अब देखो यहां से क्या आ रहा था, ग्रेटर देन, यहां से कितना आया, लेस देन, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। इनफैक्ट यहां पे इक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए कि भाई AD BC AD BC AC बाई √2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर यहां इक्वलिटी है तो इसका मतलब यहां भी इक्वलिटी है, और यहां अगर इक्वलिटी है तो AM GM के बराबर कब होता है, जब सारे टर्म्स आपस में बराबर हो। तो ये 3 था इन तीनों का सम, मतलब तीनों की वैल्यू कितनी होगी, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। AD कितना हो गया 1, BC कितना हो गया 1 और AC कितना हो गया √2। तो अपने पास आ गया, ठीक है, AD इज इक्वल टू 1, BC इज इक्वल टू 1 और AC इज इक्वल टू √2। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर वैल्यू 1 चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू अगर 1 चाहिए तो इसका मतलब cos थीटा भी कितना था, 0 था। cos थीटा 0 था, इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू 0 थी, और यहां से हाइट एक तरीके से कितनी हो गई, हाइट फिर मेरी कितनी आएगी, AD आएगी। तो अगर हाइट मेरी AD ही है तो AD हाइट कब बनी होगी, जबकि वो एक्चुअली हाइट का काम कर रही हो, भाई उसका कोई प्रोजेक्शन ना आए, वो खुद ही कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। तो AD अगर परपेंडिकुलर है मतलब यहां पे एंगल मेरा कितना है, 90 डिग्री है। AD ये जो प्लेन है ABC उसके कैसा है, परपेंडिकुलर है डायरेक्टली। ठीक है, A पॉइंट पे एक तरीके से परपेंडिकुलर खींचा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे फाइंड आउट क्या करना था, मुझे फाइंड आउट करना था CD के बारे में। तो अगर मैं देखूं कि AD की वैल्यू कितनी है, तो AD मैं निकाल चुका हूं 1। ठीक है, BC की बात करें तो उसका कोई यूज नहीं है। AC की बात करें तो AC अपना कितना था, √2, और बीच का एंगल ये 90 है, इसका मतलब ये साइड कितनी हो जाएगी, √3। तो CD √3 आ रहा है, जो कि अपने A, B और D ऑप्शंस तीनों से छोटा है। नॉन वेक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में, और हमारे पास एक रिलेशन है A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। तो सबसे पहले क्या करें, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अपन ओपन कर लेते हैं। तो A क्रॉस B क्रॉस C को क्या लिखोगे, B बाहर A डॉट C माइनस नेक्स्ट टर्म में A बाहर B डॉट C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट साइड में हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, यहां पे हमारे पास B बाहर होगा A डॉट C माइनस फिर C बाहर होगा A डॉट B, यही आ जाएगा। अब देखो B A डॉट C B A डॉट C, ठीक, यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है कि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, बाकी आ गया कि भाई A वेक्टर उसके साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन में टर्म है जो कि स्केलर है, इज इक्वल टू C वेक्टर उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कोई टर्म है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ना कि A और C आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। A और C अगर पैरेलल हैं तो मैं C वेक्टर अगर मुझे चाहिए तो C वेक्टर को मैं कैसा मान सकता हूं, कुछ लेमडा A वेक्टर टाइप का। C वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा A वेक्टर मान सकता हूं। और लेमडा A वेक्टर में मैं ये बोल सकता हूं क्या कि लेमडा A तो मुझे पता ही था, I प्लस 2J प्लस 2K। ठीक है, मेरे पास जो मॉड ऑफ C दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है, और मुझे यहां से क्या पता चल रहा है कि यहां से मॉड ऑफ C अगर मैं निकालूं तो इसका तो कितना है, 3 है और इंटू लेमडा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे +2 जरूरी नहीं है, लेमडा को लेमडा -2 भी हो जाए तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि C वेक्टर चाहे तो मैं +2 इंटू इतना लिखूं या -2 इंटू इतना लिखूं, बात तो बराबर ही है, मैग्नीट्यूड तो दोनों से सेम ही निकलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास C वेक्टर भी नोन हो जाएगा। C वेक्टर हमारा आ गया +-2 I प्लस 2J प्लस 2K। तो अब हमारे पास ABC तीनों ही पता है। ठीक है, ABC तीनों ही पता है, अब हमें बॉक्स प्रोडक्ट्स वगैरह फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखो, चूंकि A और C आपस में पैरेलल थे, ठीक है,
ए बी सी की बात करें, बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, तो सी कैन बी रिटेन एज लेमडा ए। तो अगर लेमडा ए लिख दिया गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 0 हो गया ना, ठीक है। ये वाली रो और ये वाली रो, ये तीनों मतलब फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम हो गए, बॉक्स प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ए बी बी क्रॉस सी, तो इसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं है हमारे पास भाई, बी क्रॉस सी एक बार को हमें निकालना पड़ेगा। ए बी और सी तीनों ही वेक्टर्स हमारे पास नोन है, तो हम बॉक्स ए बी बी क्रॉस सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं दिस वे, और ऑप्शंस बी एंड डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। अगर अपने पास देखें तो एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन इनफैक्ट फाइंड आउट करना है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 अपॉन कॉस रेज टू पावर 7x। तो अब अगर इसको देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, सेक रेज टू पावर 7 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, इधर अपने पास क्या आ जाएगा 7, ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर 7 सेक रेज टू पावर 7x dx, ठीक है, यहां पे भी dx है इनफैक्ट बीच में। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करने जाते हैं। इंटीग्रेशन में अगर देखें हम, तो अब इस पार्ट के लिए अगर क्या करना होगा, बाई पार्ट्स, यहां पे हमारे पास इसको सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा क्योंकि इसका हमें इंटीग्रेशन नोन है, तो ये सेकंड फंक्शन, इसको मान लिया मैंने फर्स्ट फंक्शन। अब बाई पार्ट्स अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ओवर पहले वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 7 सेक रेज टू पावर 6x सेक रेज टू पावर 6x इंटू सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10, तो इसको मैंने फिर से 7 कर दिया और इंटू 10, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स, और यहां पे क्या लिखा हुआ था 7 सेक रेज टू पावर 7x, ठीक है। तो अब देखो यहां से ये चीज माइनस माइनस प्लस हो गई, 10 कॉट कैंसिल, 7 सेक की पावर 7 और 7 सेक की पावर 7 ये दोनों ही कैंसिल आउट हो गए, और अपने पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, सेक रेज टू पावर 7 और इंटू माइनस का कॉट एक्स। अब इसको पहले क्या करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए देखो माइनस, इसको लिख लिया मैंने कॉस की पावर 7 इंटू, यहां से क्या आएगा कॉस बाई साइन, तो कॉस बाई साइन ये सिंप्लीफाई होकर के कितना हो गया, माइनस साइन एक्स की पावर -1 कॉस एक्स की पावर -6। तो इसका मतलब m को क्या कहा गया है, m है अपना 1 और n कितना है 6, तो m इज इक्वल टू 1 आ रहा है, n इक्वल टू 6 आ रहा है। अब ऑप्शंस पे जाते हैं, MNR को प्राइम, ऑफ कोर्स इन दोनों का HCF 1 है तो इसलिए MNR को प्राइम। फिर बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन में क्या है, 0 से लेकर के, बी ऑप्शन में 0 से लेकर के n-2m पाई, तो n-2m मतलब 4 पाई, यहां तक इंटीग्रेट करना है किसको, साइन एक्स को, तो ऑफ कोर्स ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में क्या दिया गया है, इंटीग्रेट करना है हमें 0 से m तक, 0 से m तक e रेज टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को। तो बहुत सिंपल सी बात है कि 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखें या x लिखें, बात बराबर ही है। सो 0 से 1 e रेज टू पावर x विच विल बी e माइनस 1, और m प्लस n देखें तो m प्लस n कितना आता है, 7 आता है, इसका मतलब डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, आंसर्स विल बी ए बी एंड सी। नंबर 17 एंड 18 का जो पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ में हमारे पास a और b दो नोन वेक्टर्स हैं और c हमारा अननोन वेक्टर है, जहां पे दिया गया है a डॉट c की वैल्यू और बताया गया है कि d वेक्टर है उसके बारे में दे रखा है कि वो कोप्लेनर है AC और परपेंडिकुलर है C के साथ। तो इस बेसिस पे सबसे पहले तो हमारे पास C एक अननोन वेक्टर है, उस C वेक्टर के लिए अपन क्या करेंगे, तो वही वेक्टर इक्वेशंस जिस तरीके से सॉल्व करते थे स्टैंडर्ड प्रोसेस, कि सबसे पहले किसी हम नोन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करते हैं, और इस तरीके का ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करते हैं जिसमें कि डॉट प्रोडक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो यूज हो जाए। मतलब जो हमारे पास a क्रॉस c दिया हुआ है उसका किसी ऐसे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो जिससे कि हमारा a डॉट c भी यूज हो जाए। तो अपन ने क्या किया कि a क्रॉस c को, ठीक है, a वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया, कितना आएगा, a बाहर हो जाएगा, मिडिल टर्म a डॉट c माइनस c a डॉट a, सही है इतना। तो अब हमारे पास a क्रॉस c तो पता है ना हमें, और a भी पता है, तो इधर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर लेता हूं। इधर क्रॉस प्रोडक्ट करने का मतलब क्या है कि i j k, ठीक है, a वेक्टर हमें गिवन है 1 - 2 2,
1 माइनस 2 और 2, और A क्रॉस C हमें गिवन है 2 6 और 5, ठीक है। दिस थिंग विल बी इक्वल टू A वेक्टर एज इट इज लिख दिया, A डॉट C की वैल्यू कितनी थी, -4 थी, माइनस C वेक्टर A डॉट A, तो A का मैग्नीट्यूड कितना है 3 है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इस तरीके से हमारे पास A वेक्टर और C वेक्टर यहां पे रहे जिसमें से A नोन था, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में निकाल लेता हूं सिंपल ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके, विच कम्स आउट एज -22i माइनस j प्लस 10k, कुछ इस तरीके का। अब यहां पे हमारे पास क्या है -4, A वेक्टर तो हमें पता है ना, A वेक्टर क्या था 1 माइनस 2 2 और -9C वेक्टर, ठीक है। तो अब यहां से हम C वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। C वेक्टर के लिए देखो -22, यहां पे क्या है -4 है, +4 हो जाएगा -18 डिवाइडेड बाई -9, सो C वेक्टर इस तरीके से तुम निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा -22i माइनस j प्लस 10k, उसमें हमने एक तरीके से ये वाली टर्म इधर ऐड कर दी 4i, और अपने पास बचा माइनस का 8j और प्लस का 8k डिवाइडेड बाई -9, इट कम्स आउट एज तुम्हारे पास 2 1 एंड -2, 2 1 एंड -2, दैट मींस C वेक्टर कितना आ जा रहा है 2i प्लस j माइनस 2k। तो इसमें तो अपने पास D ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं इसी में, क्योंकि मल्टीपल चॉइस भी है, तो एंगल बिटवीन, अब C तो निकल आया, A ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी है, A और C के बीच का एंगल, तो बहुत आसान सी चीज है, A वेक्टर हमें पता ही है, C वेक्टर हमें पता ही है, बीच का हम डॉट प्रोडक्ट अगर निकाल लें A डॉट C विच विल बी इक्वल टू मॉड A मॉड C cos थीटा, तो A डॉट C निकाल सकते हो डिवाइडेड बाई मॉड A मतलब A का मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड अपने पास कितना है 3, C का भी मैग्नीट्यूड देख सकते हो यहां से कितना आ रहा है 3 इज इक्वल टू cos थीटा। दिस वे वी कैन गेट ऑप्शंस B एंड D। फिर आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन में, 18th क्वेश्चन भी साथ में देख लेते हैं। 18th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास बॉक्स प्रोडक्ट्स के बारे में कमेंट करना है, लेकिन अब बॉक्स प्रोडक्ट्स में देखो उसके लिए हमें D भी जानने की जरूरत है। तो अब सिंपल सी बात है कि यहां पे D फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो D के बारे में क्या कह रखा है कि D वेक्टर इज कोप्लेनर विद A एंड C एंड परपेंडिकुलर टू C। इसका मतलब ये स्पेसिफिक डेफिनेशन ही एक तरीके से लिखी हुई है ट्रिपल प्रोडक्ट का जो हम यूज करते हैं। अगर हमारे पास कोई वेक्टर चाहिए जो A और C के कोप्लेनर है, ठीक है, और C के परपेंडिकुलर है, तो अपन क्या यूज करते हैं कि D वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड एडजस्ट करने के लिए मैंने लैम्डा लगाया, आगे चूंकि वो C के परपेंडिकुलर है तो C क्रॉस, और उसके बाद A और C के प्लेन में भी है तो इसलिए A क्रॉस C ऐसा लगा दिया। अब C क्रॉस C भी नोन है A भी नोन है, तो C क्रॉस C हम आसानी से निकाल सकते हैं। और इसके लिए अगर मैं डायरेक्टली लिखूं रिजल्ट, तो ये कुछ इस तरीके का आ जाता है 17 -14 और 10, ठीक है। C क्रॉस C भाई तुम्हें पता ही है, और C तुम्हारे पास ये दिया हुआ है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो लैम्डा इंटू 17 लैम्डा ब्रैकेट में 17i माइनस 14j प्लस 10k, ये कुछ D का एक्सप्रेशन आया। अब चूंकि ये भी दे रखा है कि B डॉट D कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो B डॉट D इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, ये तुम्हारे पास 17 माइनस 14 10, ये तुम्हारा D हो गया। और B वेक्टर क्या है, तो B वेक्टर अपना था 110 i प्लस j, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा 17 माइनस 14 प्लस 0 इज इक्वल टू B डॉट D कितना हो गया 3 हो गया। इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हमारे पास देख सकते हो यहां से D वेक्टर भी पता चल गया, D वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, D वेक्टर हो गया 17i माइनस 14j प्लस 10k, ये हमारे पास D वेक्टर आ गया। तो हमारे पास B भी पता है, C भी पता है और D भी पता है, तो हम बॉक्स प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। बॉक्स प्रोडक्ट BCD निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बॉक्स BCD विल बी इक्वल टू, ठीक है, B में क्या क्या था 110 था, C में क्या क्या था, तो C में हमारे पास 2 1 माइनस 2 था, और D में अपने पास क्या है 17 माइनस 14 और 10। तो ये हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करके बॉक्स प्रोडक्ट BCD निकाल सकते हैं, इट कम्स आउट एज 72। और हमारे पास D ऑप्शन
मतलब बी वेक्टर की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो कितना है 17i माइनस 14j प्लस 10k। ये जो डी वेक्टर है ये भी हमारे पास नोन है। तो इस तरीके से 17th क्वेश्चन में बी और डी और 18th क्वेश्चन में अपन ए और सी ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1920 वाला जो पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इस 1920 वाले पैराग्राफ के लिए देखें तो ये जो इंफॉर्मेशन है पुराने एफएसटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेम वही कॉन्सेप्ट कि रेडिकल एक्सिस जो होता है वो कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है। तो वही कॉन्सेप्ट अपन यहां पे भी फिर से वही क्वेश्चन ही सेम ही है, तो वही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि बी और डी का जो मिड पॉइंट है पी, वही ए और सी का भी मिड पॉइंट होगा। और ये जो पी पॉइंट है वो कैसे बना होगा, पी पॉइंट बना होगा ये ए, चूंकि ए रेडिकल एक्सिस का काम कर रही है, और बी डी इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स कॉमन टेंजेंट। तो बीडी का मिड पॉइंट निकालने के लिए, मतलब पी पॉइंट निकालने के लिए हमने कहा कि पी पॉइंट निकालने के लिए क्या करना चाहिए, ए लाइन जो रेडिकल एक्सिस है x प्लस वाई इक्वल टू 3, और बीडी लाइन कौन सी है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 9, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना चाहिए। तो यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई किया पहले इक्वेशन में, दूसरे के साथ ऐड कर दिया, x की वैल्यू आ गई 5/2 और y की वैल्यू कितनी हाफ। तो ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हुए। तो अब अगर a1 है, इसको मान लिया मैंने a पॉइंट 1 2, c पॉइंट a b, तो 1 प्लस a, p को कैसे लिख सकते हैं हम 1 2 और ab का मिड पॉइंट 1 प्लस a/2 b प्लस 2/2। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि a कितना होगा 4 होगा और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो c पॉइंट अपने पास क्या आ गया 4, -1। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी है, p है अपना 4 और q है अपना 1। तो अपन कह सकते हैं कि a, b और c ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे। 20 क्वेश्चन में देखें तो 20 वाले क्वेश्चन में क्या था, यहां पे फिर सिंपल सी बात है, p प्राइजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग p प्लस q स्टूडेंट्स। तो 4 प्राइजेस हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। अब कहा जा रहा है पहला ऑप्शन, इफ नो स्टूडेंट गेट्स मोर देन 1 प्राइज। तो अपन क्या करेंगे, 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स में से 4 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। ए ऑप्शन के लिए 5 स्टूडेंट्स में से 4 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे और उन सभी को हम एक एक प्राइज दे देंगे। तो 5c4, अब 4 जो प्राइजेस हैं उनको 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना तरीका होगा 4 फैक्टोरियल। तो 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल दैट मींस 5p4। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन के लिए जाएं तो सी ऑप्शन में क्या कहा गया है, इफ ईच स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर ऑल द प्राइजेस, मतलब एक बंदे को सारे प्राइजेस भी दिए जा सकते हैं। मतलब मैं पहले स्टूडेंट की बात करूं तो उसको कितने तरीके से प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होगा, या तो उसको 0 प्राइस मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4। तो पहले वाले स्टूडेंट को प्राइज मिलने के कितने तरीके हैं 5 तरीके, दूसरे वाले के लिए भी वही रहेंगे 5 तरीके। तो इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट मीन्स 625 वेज हो जाएंगे। डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन में क्या कहा गया, नो स्टूडेंट गेट ऑल द प्राइजेस। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को सभी प्राइजेस नहीं मिलते हैं तो ये जो टोटल थे 625, इसमें से मैं वो केसेस हटा दूं जब A1 को 5 के 5 प्राइजेस, मतलब स्टूडेंट 1 को सारे प्राइजेस मिल गए, स्टूडेंट 2 को सारे प्राइजेस मिल गए। तो स्टूडेंट 1 को सारे प्राइजेस मिलने का कितना तरीका है, एक। स्टूडेंट 2 को एक ही तरीका है सारे प्राइजेस मिलने का, 3 को भी एक ही तरीका है सारे प्राइजेस मिलने का। तो इस तरीके से हमारे 5 स्टूडेंट, उनके करेस्पॉन्डिंग 5 वेज हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अपना आंसर कितना आएगा 620। सो दिस वे वी कैन गो विद A, C एंड D।